नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा दशकों से एक ऐसा खुला रास्ता है जिसका फायदा उठाकर न जाने कितने लोग बिना किसी रोक टोक के हमारी सरजमी पर दाखिल होते रहे। पश्चिम बंगाल इस घुसपैठ का सबसे बड़ा और आसान गेटवे माना जाता था। एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना जहां सीमा पार से आने वाले लोग आसानी से घुल मिल जाते थे और अपनी नई दुनिया बसा लेते थे। लेकिन अब वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। पश्चिम बंगाल की जमीन पर एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिसने सीमा पर बैठे मास्टरमाइंड्स और अवैध नेटवर्क चलाने वालों की जड़ें हिला दी है। राज्य सरकार ने रातों रात एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे बचकर निकलना अब नामुमकिन हो गया है। आखिर दोस्तों, बंगाल में अचानक घुसपैठियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर के सीएम शुभेंदु ने क्या ऐलान कर दिया और कैसे ये मिशन अचानक शुरू हो गया है? क्या है बंगाल में सरकार का डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मॉडल? बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देकर के वेस्ट बंगाल सरकार ने कैसे बांग्लादेश को भयंकर तौर पर हिला डाला है और किस तरह से मालदा का पहला होल्डिंग सेंटर भविष्य में बड़े ऑपरेशंस की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, जब भी हम किसी दूसरे देश में जाने की सोचते हैं तो पासपोर्ट, वीजा और दर्जनों सरकारी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है। लेकिन पश्चिमी बंगाल के कुछ सीमावर्ती इलाकों में सालों से एक अलग ही खेल चल रहा था। सीमा पार से लोग आते, स्थानीय सिस्टम में सेंध लगाते, फर्जी कागजात बनवाते और रातों रात भारत के नागरिक बन जाते थे। यह सिर्फ कुछ लोगों के आने का मामला नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जिससे हमारे देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ रहे थे। लेकिन अब सरकार ने इस खेल को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। वेस्ट बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने क्लियर कर दिया है कि बंगाल अब किसी भी अवैध घुसपैठिए के लिए पनाह नहीं बनने वाला है। सरकार ने अपनी बहुचर्चित डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति को सिर्फ फाइलों से निकाल करके सीधे जमीन पर उतार दिया है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट आखिर क्या भला है, तो इसे बेहद आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। डिटेक्ट का मतलब है पहचानना, यानी उन लोगों को खोजना जो बिना किसी वैध दस्तावेज के चोरी छिपे हमारी सीमाओं के अंदर घुसाए हैं और आम जनता के बीच में छुप करके रह रहे हैं। डिलीट का मतलब है उनके उन सभी फर्जी कागजातों, फर्जी पहचान पत्रों और राशन कार्ड्स को सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बनवा लिए थे। और अंत में डिपोर्ट, यानी कि उन्हें वापस उसी देश की सीमा में खदेड़ देना जहां से वो आए थे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो अब बंगाल में पूरी ताकत के साथ में काम कर रहा है। और दोस्तों, इस सिस्टम का सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत मालदा जिले में देखने को मिला है। मालदा, जो हमेशा से सीमा पार की गतिविधियों के लिए एक बेहद संवेदनशील इलाका रहा है, वहां पर सरकार ने अपना पहला होल्डिंग सेंटर यानी कि अस्थायी हिरासत केंद्र चालू कर दिया है। ये सेंटर कोई आम जेल नहीं है, ये इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क इलाके में बनाया गया एक हाई सिक्योरिटी जोन है। रविवार के दिन दोस्तों, जब पूरा देश अपने यहां छुट्टी का दिन था, उसमें आराम कर रहा था, तब सुरक्षा एजेंसियों ने गाजोल के पांडुआ इलाके में एक जबरदस्त रेड मारी। वहां से 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ करके सीधा इसी होल्डिंग सेंटर में लाया गया। इन पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल थे। अब जरा इन होल्डिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्थाओं को समझिए। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी व्यवस्था यहां पर की गई है। पूरे सेंटर को हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है। हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है।
12 सुरक्षा कर्मियों की एक मजबूत टीम, नागरिक सुरक्षा कर्मचारी और सिविक वॉलंटियर दिन रात यहां पर तैनात हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये कोई परमानेंट जेल नहीं है, ये एक ऐसी सुविधा है जहां पर उन विदेशी नागरिकों को कुछ वक्त के लिए रखा जाएगा जिन्हें सीमा पार करते हुए या बिना किसी वैध दस्तावेज के पकड़ा गया है। यहां उनके कागजातों की गहरी छानबीन होगी, कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और फिर उन्हें उनके देश में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस को अचानक इतनी बड़ी ताकत कैसे मिल गई? आखिर बंगाल को घुसपैठ का गेटवे बनने से रोकने के लिए अब कितनी सख्ती होगी? और इसका जवाब छुपा हुआ है केंद्र सरकार के उस नए कानून में जिसने पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को बदल करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की। पिछले साल संसद में पास हुए इस कानून ने उन सभी पुराने और कमजोर कानूनों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है जिनका फायदा उठा करके घुसपैठिए सालों साल कोर्ट कचहरी खेलते रहते थे। इस नए कानून ने एक ऐसा एडवांस और सख्त ढांचा तैयार कर दिया है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। दोस्तों, जरा सोचिए, पहले पुलिस को किसी संदिग्ध को पकड़ने के लिए वारंट का इंतजार करना पड़ता था। कागजी कार्रवाई में इतना वक्त लग जाता था कि संदिग्ध व्यक्ति अपनी लोकेशन बदल करके गायब ही हो जाता था। लेकिन नए एक्ट ने इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। अब एक हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बहुत बड़ी पावर दे दी गई है। अगर किसी भी व्यक्ति पर शक होता है कि उसने आवर्जन नियमों का उल्लंघन किया है, तो अब उन्हें किसी वारंट की जरूरत नहीं है। वो सीधा कॉलर पकड़ करके बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देकर के सरकार ने सीधा मैसेज दे दिया है कि अब कोई भी अवैध नेटवर्क सुरक्षित नहीं बचने वाला है। लेकिन इसके बाद में अब क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध को सीधा होल्डिंग सेंटर में ले जाया जाएगा जहां उन्हें अधिकतम 30 दिनों तक रखा जाएगा। इन 30 दिनों के अंदर एक ऐसा काम होगा जिससे फर्जी पहचान छिपाना नामुमकिन हो जाएगा। यहां पर बायोमेट्रिक डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपना नाम बदल सकते हैं, अपना पता बदल सकते हैं, अपना चेहरा भी बहुत बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों की पुतलियों और उंगलियों के निशान कैसे बदल पाए? बायोमेट्रिक और एआई निगरानी के जरिए संदिग्धों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, उनके डेटाबेस से मिलान होगा और उनकी असली राष्ट्रीयता की पहचान की जाएगी। इस पूरी प्रोसेस का अंतिम फैसला सीधे जिलाधिकारी यानी डीएम स्तर के अधिकारी करेंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हर किसी को पकड़ करके वापस भेज दिया जाएगा? क्या उन लोगों का क्या होगा जो अपने देशों में धार्मिक प्रताड़ना झेल करके अपनी जान बचाने के लिए भारत आए थे? भारत सरकार ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा है। यहीं पर एंट्री होती है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA की। केंद्र सरकार के स्पष्ट नियमों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 से पहले जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, अगर वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, तो उन्हें इस कार्रवाई से छूट दी गई है। उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन जो लोग इस CAA के दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए बंगाल के मुख्यमंत्री का रुख एकदम क्लियर है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि जो लोग CAA के नियमों में फिट नहीं बैठते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब पकड़े गए घुसपैठियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के चक्करों में नहीं उलझाया जाएगा। उन्हें सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद BSF की टीम बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी BGB के साथ सीधा समन्वय करेगी और इन लोगों को वापस बॉर्डर पार भेज दिया जाएगा। यानी कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई लंबी तारीख नहीं, सीधा एक्शन और डिपोर्टेशन। लेकिन आखिर पुलिस को इतने बड़े अधिकार देने के पीछे और इस पूरी प्रक्रिया को रातों रात इतनी तेज करने की असल वजह क्या है?
और दोस्तों आखिर सुरक्षा एजेंसियों को क्या इनपुट ऐसे मिले हैं? तो सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स की माने तो बंगाल के कुछ इलाकों में रोहिंग्या और अवैध नेटवर्क ने अपनी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी कर ली थी। ये लोग सिर्फ छिप कर के नहीं रह रहे थे, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों और बड़ी साजिशों का हिस्सा बन रहे थे। सीमा पार से एक पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, जो इन लोगों को भारत में दाखिल करवाता था, फर्जी दस्तावेज बनवाता था और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में फैला देता था। एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि अगर इस गेटवे को अभी बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लिहाजा बंगाल में अब पहचानो और वापस भेजो मिशन पूरी ताकत से शुरू हो चुका है। सरकार का मकसद क्लियर है कि किसी भी कीमत पर सीमा पार से होने वाली साजिशों को रोकना और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। जाहिर है दोस्तों, इतने बड़े कदम पर राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ उत्तर मालदा से भाजपा के सांसद खगेन मुर्मू हैं, जिन्होंने सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ में कहा है कि जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और जो CAA के तहत नहीं आते हैं, उन्हें हर हाल में वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने ये क्लियर तौर पर कहा है कि बंगाल पिछले कुछ वक्त से खतरनाक और कट्टरपंथी तत्वों का अड्डा बनता जा रहा था। लिहाजा राज्य और देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी था। दूसरी तरफ दोस्तों, विपक्ष भी इस मुद्दे पर आंखें गड़ाए हुए है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने एक संतुलित बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को पकड़ रही है तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इस कदम का वो समर्थन करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी शर्त भी रखी है। उनका कहना है कि इस पूरी धरपकड़ की आड़ में किसी भी वैध और असली भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ रख करके देखिए। जो बंगाल कभी घुसपैठियों के लिए एक खुला मैदान माना जाता था, वो अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक और मुश्किल जगह बन चुकी है। दशकों से घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय रैलियों और भाषणों में गूंजा करता था। नेता आते थे, वादा करते थे और चुनाव खत्म होने के बाद में सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन 2026 के इस नए भारत में तस्वीरें बदल चुकी हैं। मालदा में बना पहला होल्डिंग सेंटर इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब बातें नहीं, सीधा एक्शन होगा और ये राजनीतिक मुद्दा अब एक सख्त प्रशासनिक कार्रवाई में बदल चुका है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अब भारत से ये घुसपैठिए लगातार बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में भागने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की मोदी सरकार इनको पूरी तरह से यहां से खदेड़ पाएगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।